दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और हम लेके चल रहे थे अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज, जिसमें लास्ट जो थिंकर आपके बच रहे हैं जॉन रॉल्स, उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जॉन रॉल्स कंप्लीट करने से पहले अभी, क्योंकि हम जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के जो थिंकर हैं वो कवर कर रहे हैं, इसमें जॉन रॉल्स को अभी बिल्कुल कंप्लीटली हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम थ्योरी ऑफ जस्टिस और थ्योरी ऑफ इक्वालिटी हम देखेंगे, उसमें हम रोल्स को अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए थिंकर के पर्सपेक्टिव से रोल्स के जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, और इनका जो जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे। जो इनके बेसिक जो मेन जो आइडियाज हैं, जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस ही अपनी देते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की बात करेंगे। लेकिन जब मैं आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस करवाऊंगा और थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के बारे में, तब हम देखेंगे अच्छे से इनके जॉन रोल्स को और कैसे नोजिक इनको क्रिटिसाइज करते हैं। आज भी देखेंगे उनका जो ब्रॉड जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम देख लेंगे, कैसे अमर्त्य सेन जी इनको क्रिटिसाइज करते टाइम अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच देते हैं। ठीक है, इसके बाद ही अपनी यूनिट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट स्टार्ट होगी वो यूनिट 1 स्टार्ट होगी, जिसमें पहला आपका चैप्टर होता है जो आइडियोलॉजीज है, जिसमें लिबरलिज्म से हम स्टार्ट करेंगे उसको। खैर, तो आज हम जॉन रोल्स पे फोकस करते हैं। तो जॉन रोल्स की बायोग्राफी के थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जिसमें इनका जो जन्म मैरीलैंड यूएस में हुआ था 1921 में। ठीक है, इन्होंने जो ग्रेजुएशन की थी वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से की थी। वहीं से इन्होंने पीएचडी भी जो अपनी डिग्री ली थी 1950 में, इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी, प्रिंसटन जो यूनिवर्सिटी थी। और जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे इन्होंने एज ए सोल्जर यूएस आर्मी में काम भी किया था। ठीक है, और उसका जो एक्सपीरियंस था, उसमें जो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे इनके जो फिलोसफिकल और आउटलुक जो भी वर्क थे, उन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। और ये जो टाइम है, जब हम देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये थ्योरी ऑफ जस्टिस क्यों देते हैं, ये सबसे बड़ा इनका रीजन क्या रहता है। तो पहले इनके जो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। इनके जो फादर है विलियम ली रोल्स, वो भी एक इंजीनियर रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, और रियल स्टेट में भी वो अपना काम करते हैं। एक वेलो फैमिली से निकल के आते हैं आपके जॉन रोल्स। उनकी जो मदर है फोक्स रोल्स, वो होम मेकर है और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। अकेडमिक करियर देखें तो शुरू में इन्होंने, क्योंकि ग्रेजुएशन पीजी वगैरह और पीएचडी ये सब इन्होंने जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी थी वहीं से कंप्लीट की थी, वहीं ये पढ़ाने लगे थे। उसके बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाया है काफ़ी। ठीक है, और 2002 में यूएस में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जब भी हम देखते हैं इनका जब भी ये जो कार्यकाल देखते हैं, जैसे कि इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में दी थी, तो ये जो टाइम है, ये टाइम आप याद करिए यूएस का। यूएस इंडल्स है काफी जो वॉर्स हैं उसमें, जैसे वियतनाम वॉर वगैरह हो गया, ये सब, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। इंटरनल फैक्टर, यूएस में जो सोसाइटी थी उसमें ही क्या हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। जो ब्लैक लोग थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो विमेन थी वो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। तो काफी उठापटक सोसाइटी में चल रही थी। तो उसको देखते हुए रोल्स कहते हैं कि सोसाइटी में इस उठापटक को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो उठापटक चल रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो स्टेट है ना, जो स्टेट है अपनी सोसाइटी में, जो स्टेट है, जो अथॉरिटी है, वो जस्ट नहीं है। जस्ट मतलब राइट नहीं है। राइट मतलब कि जस्टिस सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना चीजों का, वो सही से नहीं हुआ है। इसलिए जो जो अपनी सोसाइटी है यूएस की, यहाँ पे इतनी उठापटक चल रही है, इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, इंटरनली। तो इन सब चीजों को शांत करने के लिए, सोसाइटी को एक स्टेबल सोसाइटी बनाने के लिए, एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए, जिसमें जस्टिस होगा, सब कुछ राइट होगा, तो उसमें हमें एक सही तरीके से चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ेगा। और वो इसलिए सबसे पहला जो उनका इंपॉर्टेंट वर्क निकल के आता है, जिसमें वो यूएस का जो सारा सिनेरियो उस टाइम का 1971 में देखते हैं कि सोसाइटी में कितनी उठापटक चल रही है, जो प्रोटेस्ट चल रही है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए वो सोसाइटी में क्या करें ऐसा कि कैसी अथॉरिटी आए, कैसे जस्टिस लाया जाए, कैसे जो गुड्स हैं, प्राइमरी गुड्स, जैसे प्राइमरी गुड्स का कोई स्पेसिफिक गुड्स नहीं है, वो गुड्स का मतलब है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो राइट्स हैं ऐसे, ये लोगों को कैसे प्रोवाइड करवाए जाए, ताकि सोसाइटी में ये जो उठापटक जो चल रही हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं राइट्स के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है सोसाइटी में, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए यूएस में स्पेसिफिकली, इनके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम यूएस के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे, यूएस सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद भी जब इनके जो नेक्स्ट जो वर्क आएंगे, उसमें ये अपनी थ्योरी को इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाते हैं। लेकिन इनिशियल बेसिस पे जो यूएस की जो सोसाइटी है उस पर भी फोकस रहते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि जो सोसाइटी है उस पर किस हिसाब से ये काम करने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, एक स्टेट में कैसी अथॉरिटी लाई जाए, जस्ट स्टेट कैसे बनाया जाए, जस्टिस पे जो आपका बिल्कुल ही बेस्ड हो,
कैसे चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, कैसे राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि सोसाइटी में आपको क्या जो उठापटक चल रही है उसको क्या शांत किया जा सके। तो इसमें पहला जो वर्क अपना देते हैं वो थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं 1971 में। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस में बेसिकली वो ये सबसे बड़ी चीज़ ये देते हैं कि वो इंट्रोड्यूस करते हैं जस्टिस एज फेयरनेस, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अब ये क्या है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा, ये सब चीज़ें क्या है, इसको अभी मैं आगे भी आएंगे, लेकिन अभी मैं एक स्टोरी फॉर्म में आपको बता देता हूं कि ये कहते हैं कि सोसाइटी में जो उठापटक जो चल रही है यूएस की सोसाइटी में, उसको रोकने के लिए हमें एक प्रोसीजरल जस्टिस प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा। प्रोसीजर के थ्रू हमें जस्टिस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसीजरल जो जस्टिस कैसे आएगा, ये प्रोसीजरल जस्टिस आपका आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, जरा जब मैंने आपको जो पीछे जो थिंकर हमने कंप्लीट किए थे, जिसमें सबसे पहले जब भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम आता है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। जिसमें सबसे पहले आपका आता है होब्स, फिर आता है आपका जॉन लॉक और फिर आता है आपका रूसो। ये तीनों ही प्रोमिनेंट थिंकर रहे थे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बिलीव रखते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बेंथम कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये बकवास है। जो नेचुरल राइट्स के जो कॉन्सेप्ट है, ये नॉनसेंस है। जो सब कुछ है वो लीगल राइट है, क्योंकि वो लीगल राइट्स को प्रमोट करते थे। तो जब हम देखते हैं कि काफी बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मॉडर्न टाइम में रिवाइव किसने किया था, उस टाइम पे हम देखते हैं रूसो के बाद को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में कोई ज्यादा बड़ा थिंकर बात नहीं करता है। अब उस जो कॉन्सेप्ट को रिवाइव करते हैं वो रोल्स होते हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को रिवाइव करते हैं अपने प्रोसीजरल जस्टिस को लाने के लिए सोसाइटी में, कि एक प्रोसीजर के थ्रू हम जो जस्टिस लेके आएंगे, एक प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, और वो प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होगा, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के हिसाब से स्टार्ट होगा। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमने बताया था कि सोसाइटी को कहां लेके जाए, जो भी लोग होते हैं उसमें सोसाइटी को, जो लोग हैं आज के टाइम पे, जैसे इंडिया में मैंने उस टाइम भी आपको एग्जांपल दिया था, होप्स करवाया था, लॉक करवाया था। बशर्ते होप्स आपका क्या कहता है कि जो इनिशियल जो स्टेट है ना, वो वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल है, वो नेगेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं। लोक और रूसो उसको पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब के बारे में आप डायरेक्ट यदि जॉन रोल्स की जो वीडियो देख रहे हैं, वो डायरेक्ट देख रहे हैं, तो पहले क्योंकि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसको रिवाइव कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो बेस है, जो कि होप से स्टार्ट होता है आपका, फिर लोक पे आता है, फिर रूसो पे आता है, उन तीनों थिंकर को आपको जो वीडियोस है ये पहले कवर कर लेनी है। तब जाके आपको जो रोल्स के जो आइडियाज है, जो प्रोसीजरल जस्टिस है, जिस प्रोसीजर के थ्रू हम सोसाइटी में जो जस्ट सोसाइटी बनाएंगे, जस्टिस लेके आएंगे सोसाइटी में, राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बेसिकली प्राइमरी राइट्स को, जो प्राइमरी गुड्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो उस टाइम मैंने पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, तो आज के टाइम पे जैसे इंडिया में क्या है, आपका कानून बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी गवर्नमेंट बनी हुई है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या होता है कि ये आज की जो सिचुएशन है इसको इनिशियल स्टेज पे ले जाया जाता है। इनिशियल स्टेज का मतलब क्या है कि जहां पे ना ही गवर्नमेंट है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, ना ही कानून है, कुछ नहीं है, लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो वहां से रोल्स आपका स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है, इसलिए वो बताते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस। यहां अज्ञान के पर्दे का मतलब यही है। वो बताते हैं कि एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि एक सोसाइटी है भाई, सोसाइटी में हर टाइप के लोग रहते हैं। आपके एजुकेटेड भी रहते हैं, अनएजुकेटेड भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, ठीक है, सभ्य भी रहते हैं, असभ्य भी रहते हैं। हर टाइप का मतलब डाइवर्सिटी है। ठीक है, यहीं पे जब रोल्स बात करते हैं आपका, तो वो जो यूएस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, तो यूएस सोसाइटी अपने आप में डाइवर्स है। ठीक है, वहां पे अलग अलग लोग आके बसे हुए हैं। ठीक है, वो यूएस तो आज के टाइम पे भी प्रमोट करता है आपके इमिग्रेशन को, कि बाहर से जो टैलेंट है उसको एब्जॉर्ब करें। ठीक है, तो वो लैंड ही सारी माइग्रेशन से बनी हुई है, तो वो काफी डाइवर्स सोसाइटी है। तो उस डाइवर्स सोसाइटी में जस्टिस लाने के लिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है, जिसमें सोसाइटी को इनिशियल स्टेज पे ले जाया जाएगा। अब उस सोसाइटी में एजुकेटेड भी आ गए, आपके अनएजुकेटेड भी आ गए। ठीक है, डाइवर्स सोसाइटी है, सब लोग रह रहे हैं। तो उस सोसाइटी में जो प्राइमरी गुड्स है, प्राइमरी गुड्स का मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है, वो राइट्स हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूवमेंट वगैरह, राइट टू वोट वगैरह, ये सब आपकी क्या है, प्राइमरी गुड्स हैं। तो प्राइमरी गुड्स में क्या है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें इनिशियल स्टेज पे ले जाना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें लोगों को बिल्कुल ये नहीं पता होता कि वो एजुकेटेड है, वो अनएजुकेटेड है, वो सभ्य है, वो असभ्य है, वो अमीर है या गरीब है। उसको ये चीजें नहीं पता होती। उसको सिर्फ जो बेसिक जो एथिकल चीजें हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बस इतना पता है, उसको अपना नहीं पता। सबसे बड़ी बात है कि वो अमीर है या गरीब है, वो सभ्य है या असभ्य है, वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, इन सब चीजों का नहीं पता। तो इसको बोलते हैं आपका व्हील ऑफ इग्नोरेंस, आपका अज्ञान का पर्दा। बेसिकली उन चीजों का उनको नहीं पता, उस टाइम पे उनको पूछा जाता है।
कि किस हिसाब से सोसाइटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइमरी गुड्स का, जो राइट्स हैं, वो सोसाइटी में किस हिसाब से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में उनके मन में बायसनेस नहीं आएगी। यदि किसी अमीर आपसे ही, यदि मान लो आप एक अमीर इंसान हो, तो सबसे पहले यदि टैक्स के लॉज आपसे बनवाए जाएं, तो आप तो सीधा बायस्ड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पैसा कमाया हुआ है, आप सीधा टैक्स के लो, आपको ये पता है कि आप अमीर हैं और आपसे ही टैक्स के लो बनाए जाएं, तो आप तो यही चाहोगे टैक्स कम से कम लगाए गवर्नमेंट, तो आप बायस्ड होगे। लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप गरीब हैं या अमीर हैं और आपसे टैक्स के लॉज बनवाए जाएं। ये होता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस की, आपको नहीं पता कि आप क्या हैं और आपसे टैक्स के लॉज बनवाए जाएं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि यार क्या पता मैं अमीर हूं, क्या पता मैं गरीब हूं, क्या पता मेरे पास सब कुछ हो, क्या पता मेरे पास कुछ भी ना हो। आप ऐसी सिचुएशन में, लेकिन आपको इतना पता है कि टैक्स कम होगा तो क्या बेनिफिट होंगे, क्या नुकसान होंगे, टैक्स ज्यादा होगा तो क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ही रैशनल डिसीजन ले पाते हैं रोल्स के अकॉर्डिंग। तो ये इनिशियल स्टेज है, ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, ज्ञान के पर्दे के बारे में वो बात करते हैं आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इंपैक्ट क्या रहता है इसका, कि पॉलिटिकल फिलोसफी बाय ऑफरिंग ए न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट जस्टिस एंड फेयरनेस इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में कैसे जस्टिस और फेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी में लाया जाए। कि लोगों को किस हिसाब से, लोगों को ये नहीं पता कि वो क्या हैं, बस उनको इतना पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे मैंने टैक्स लॉज के आपको एग्जांपल दिए थे, उस हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो वर्क है उनका, क्योंकि इस वर्क के बाद क्या है कि जो कम्युनिटेरियन थे ना, उनका काफी क्रिटिसिज्म इनको झेलना पड़ा, तो इनको अपने जो वर्क है उसको रिवाइव थोड़ा करना पड़ा। तो इसलिए ये जो दूसरा जो वर्क है वो उनका पॉलिटिकल लिबरलिज्म आ रहा है। अभी मैं फिर से आपको यही बताऊंगा कि अभी जो थिंकर के हिसाब से हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट जानने की बात कर रहे हैं। जब मैं आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस और थ्योरी ऑफ इक्वालिटी आपको करवाऊंगा, तब आपको अच्छे से रोल्स हम पढ़ेंगे, नोजिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिवार्किन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तब जाके हमें अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए एक थिंकर का, तो ये वीडियो आपके लिए जॉन रोल्स की सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि वहां भी हम कवर करने वाले हैं अच्छे से। तो जो दूसरा जो वर्क है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इसमें वो आइडिया डेवलप करते हैं पब्लिक रीजन का, एक्सप्लोर करते हैं कि हाउ ए डाइवर्स सोसाइटी कैन मेंटेन स्टेबिलिटी। जैसा मैंने बताया कि डाइवर्स सोसाइटी, जो यूएस के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं कि वहां पे इतनी डाइवर्स सोसाइटी है, वहां स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाए, बाई ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस। बाई ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस का वर्ड का मतलब क्या है कि भाई कितने ही डाइवर्स लोग रहते हो किसी भी सोसाइटी में, कितने ही धर्म के लोग रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक आइडिया पे आके सहमत होना पड़ेगा। यदि किसी आइडिया पे आके आप सहमत हो पाओगे, फिर वो किसी भी धर्म के हो, ठीक है, किसी भी जाति के हो आपके, कि कोई भी आप काम करते हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप आके एग्री करोगे, तब जाके आपकी सोसाइटी में क्या करेगा, जो स्टेबिलिटी आएगी। तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि जो आपके आइडियाज हैं वो कहीं ना कहीं आके एक दूसरे के साथ मैच कर जाए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे आके हम सभी एग्री कर जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है ओवरलैपिंग कॉन्सेंस का ऑन पॉलिटिकल वैल्यूज। इसमें वो एड्रेस करते हैं जो पहले जो इनके वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं, इस वर्क में वो रिफाइन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंडिंग जस्टिस इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन वहां पे ऊपर जो हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस में देखा था, उसमें वो प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सेकेंडरी जो गुड्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते। अब आप पूछोगे सेकेंडरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि प्राइमरी गुड, उनका मानना था कि प्राइमरी गुड्स हैं वो क्या है, राइट्स हैं, लिबर्टी के राइट्स हैं, अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी के वो बाद के राइट्स हैं, जो लिबर्टी मेन जो राइट है वो लिबर्टी के राइट्स हैं। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, वोट वगैरह, इन सब चीजों के जो प्राइमरी जो राइट्स हैं वो लोगों को प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइड करने के बाद लोगों को क्या है, सभी आदमियों का एक ही लाइफ में गोल नहीं होता, सबके जो एम है लाइफ में वो अलग अलग होते हैं। जैसे आप प्राइमरी गुड्स, उनको प्राइमरी राइट्स आप उनको प्रोवाइड करते हैं, फिर उनको क्या करो, आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। यही उनका लेक्सिकल ऑर्डर होता है। लेक्सिकल ऑर्डर यदि आपसे अरेंज, लेक्सिकल ऑर्डर में उनके जो तीन राइट्स की वो बात करते हैं कि सबसे पहले एक इंसान को आपको सोसाइटी में लिबर्टी प्रोवाइड करनी है, फिर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, फिर वो डिफरेंस प्रिंसिपल देते हैं तीसरे नंबर पे। तो यही उनका लेक्सिकल ऑर्डर भी है कि सबसे पहले लिबर्टी प्रोवाइड करो, आपको जो लिबरल राइट्स हैं वो प्रोवाइड करो। दूसरा वो अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, ठीक है, सोसाइटी में। तीसरा वो बताते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब वो बताते हैं कि आपका जो लीस्ट एडवांटेज जो सोसाइटी में लोग हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दो आदमी हैं, ए और बी। ए थोड़ा क्या है, अमीर है पैसे से, बी क्या है, थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। तो अब इस सिस्टम में वो बताते हैं कि क्या किया जा सकता है कि एक ए जो आदमी है ना,
उससे थोड़ा-सा पैसा लेके आप बी को दे सकते हो ताकि वो अपनी लाइफ़ क्या है, क्योंकि लीस्ट एडवांटेज है उसको भी कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ए से थोड़ा-सा पैसा लेके बी को दे दो ताकि वो अपनी लाइफ़ ठीक-ठाक ढंग से डिग्निटी वे में जी सके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है उनका डिफरेंस प्रिंसिपल का, ठीक है? जिसमें एक लीस्ट एडवांटेज को वो प्रोवाइड करने के लिए वो बात करते हैं। इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वर्क है उनका द लॉ ऑफ पीपल्स है, जिसमें अपनी थ्योरीज़ को वो एक्सटेंड करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस तक वो अपने जो आइडियाज़ है उसको एक्सटेंड करते हैं, जिसमें जो कंडक्ट करते हैं सोसाइटीज़ इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कि वो अपने आइडियाज़ को जो क्या है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट तक ले जाने की बात करते हैं, जिसमें वो एड्रेस इश्यूज़, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल जस्टिस के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं द लॉ ऑफ पीपल्स में। इसलिए भी ये काफ़ी बार जो क्वेश्चन आपका बना है जॉन रोल्स पे कि उनका कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें वो अपने आइडियाज़ को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, वो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, इंटरनेशनल जस्टिस की बात करते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा द लॉ ऑफ पीपल्स आएगा, जो 1999 में आता है, ठीक है? इसमें बेसिकली वो ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं, एथिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं। लास्ट जो उनका है जस्टिस एज फेयरनेस, जो 2001 में निकल के आता है, जो कि समरी है और जो क्लैरिफिकेशन है, जो उनकी जो अर्ली थ्योरीज रही हैं, एड्रेसिंग क्रिटिसिज्म एंड रिफाइन हिज आइडियाज। जब हम क्रिटिसिज्म इनका अब आगे देखेंगे कि नोजिक उनको क्रिटिसाइज करते हैं, अमृता सेन जी उनको क्रिटिसाइज करती हैं, ठीक है? तो उसमें हमें समझ में आएगा कि कैसे जो जस्टिस एज फेयरनेस का जो 2001 में निकल के आता है, इसमें बेसिकली वो एड्रेस करते हैं कि जो क्रिटिसिज्म उनको पीछे झेलना पड़ता है उसको एड्रेस करते हैं। और बेसिकली इसमें उनके जो रिफाइन जो आइडियाज हैं, दोबारा से जो अपने आइडियाज को रिफाइन करके देते हैं, आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंटेड इन अर्लियर वर्क्स, कि पहले जो वर्क थे उनके उसमें जो आइडियाज वो देते हैं उसको रिफाइन करके देते हैं, क्योंकि उसको लिए उनके लिए उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि काफी बार हमें उनके जो कॉन्सेप्ट है वो इस थ्योरी ऑफ जस्टिस हम करेंगे तब हमें सामने देखने मिलेंगे। जब से सबसे पहला आपका आता है जस्टिस एज फेयरनेस, जिसमें जो सेंट्रल आइडिया रहता है कि जस्टिस शुड बी अंडरस्टूड एज फेयरनेस रिक्वायरिंग प्रिंसिपल दैट इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे आपका सभी जो मेंबर है सोसाइटी में उनको। वेल ऑफ इग्नोरेंस मैंने आपको बता ही दिया था कि ये ऐसा ज्ञान का पर्दा है जिसमें सोसाइटी के जो लोगों को है ना, उनको ऐसी एक इनिशियल स्टेज पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको कराया था तब मैंने अच्छे से आपको समझाया था होब्स का, लॉक का और रूसो का, कि उसमें इनिशियल जो स्टेज होती है जहां पे ना ही आपका कानून है, ना ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही आपकी गवर्नमेंट है, लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं बार बार यही कहूंगा कि रोल्स की डायरेक्ट वीडियो ना देखने से पहले हमने होब्स, लॉक और रूसो की वीडियो करवा रखी है, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? तो एक चीज और मैं बता दूं कि टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? क्योंकि वहां पे मैं क्विज फॉर्म में आपका जो भी टॉपिक क्लियर होता है, क्विज फॉर्म में आपके क्वेश्चन वहां पे पोस्ट करता हूं, वो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? खैर, तो इनका जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस है इसमें बेसिकली वो बताते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं वेयर इंडिविजुअल मेक डिसीजन विदाउट सोशल रूल्स, विदाउट नोइंग देयर ओन सोशल स्टेटस। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको यही नहीं पता कि आप गरीब है, अमीर है, या आप एजुकेटेड है, आप अनएजुकेटेड हैं, ठीक है? आप सभ्य हैं या असभ्य हैं, आपको यही नहीं पता। लेकिन आपको ये जरूर पता है कि क्या सही हो, कि सोसाइटी के लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था टैक्स के लॉज बनाने के लिए, कि आपको ये बताया जाए कि सोसाइटी में टैक्स के लॉ बनाने, कानून बनाने। लेकिन आपको ये पता है कि जो यदि टैक्स हम बिल्कुल ही कम रखेंगे तो क्या फायदे क्या नुकसान होंगे सोसाइटी में, ठीक है? गवर्नमेंट को क्या फायदे क्या नुकसान होंगे, और टैक्स बहुत हाई रखेंगे तो क्या फायदे क्या नुकसान होंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, वो तो आपको बाद में पता लगेगा जब जो आपका, क्योंकि जो भी रूल जो कानून बनते हैं, यदि आप रिच हो तो आप टैक्स तो कम से कम ऐसे कानून लाने की कोशिश करोगे, आप बायस्ड हो जाओगे, आप उसकी तरफ टिल्टेड हो जाओगे कि कानून ऐसा बनाओ जहां पे जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कम से कम ले। क्योंकि आपने पैसा कमाया हुआ है तो आप यही चाहोगे गवर्नमेंट कम से कम टैक्स ले। तो इसलिए क्या है कि उस बायसनेस को रोकने के लिए, उस बायसनेस को खत्म करने के लिए, तो वेल ऑफ इग्नोरेंस जो अज्ञान के पर्दे की बात करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आपको यही नहीं पता कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप कितने अमीर हैं, आपके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या है। तो इन सब चीज़ों के लेके वो बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या होता है कि एक अनबायस्ड लॉज जो सोसाइटी के लिए बन सकता है, अनबायस्ड कानून जो सोसाइटी के लिए अच्छा बन सकता है, वो इसी सिचुएशन में बन सकता है। ओरिजिनल पोजीशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये इनिशियल स्टेज है, कि जहां पे क्या है कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो है यहाँ पे, कि इंडिविजुअल चूज द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस टू डिटरमाइन फेयर रूल्स एंड जस्टिस सोसाइटी। तो ओरिजिनल पोजीशन की बात यही है कि जब भी हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो वहां पे ओरिजिनल पोजीशन मतलब इनिशियल स्टेज, वहां पे क्या है, ना ही आपकी गवर्नमेंट है, ना ही आपका स्टेट है, कुछ नहीं है, ठीक है? और वहीं पे आपका जो वेल ऑफ इग्नोरेंस जो ज्ञान का पर्दा है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो लागू कर से आपसे क्या क्या जो अनबायस्ड जो कानून है वो बनवाए जाएंगे सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी के लिए फ्यूचर में क्या हो, बेनिफिशियल हो।
अब उनका जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जिसमें टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस देते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या है कि वो बताते हैं कि ईच पर्सन हैव इक्वल राइट्स ऑन बेसिस ऑफ लिबर्टीज। तो मैंने बताया था कि यही जो है ये प्राइमरी गुड है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू वोट वगैरह आपका हो गया, जिसमें वो प्राइमरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं, सेकेंडरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते वो। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी को क्या है कि इनिशियल स्टेजेस पे आप राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, पार्टिसिपेशन का, वोट का, तो ये सब चीज़ें आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको इनिशियल जो बेसिक जो इनिशियल लेवल पे आपको ये सब चीज़ें मिल गई, तो आपके लाइफ के जो एम है वो अलग अलग हो सकते हैं कि कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई कुछ बनना चाहे, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कोई ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, वो सब अलग अलग है एम। लेकिन इनिशियल लेवल पे प्राइमरी गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, गुड्स बेसिकली क्या है, राइट्स ही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू वोट हो गया। सेकेंडरी प्रिंसिपल में बात करते हैं कि जिसमें वो सोशियो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज हैं आपकी सोसाइटी में, मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन, जिसमें वो बात करते हैं दे मस्ट अटैच टू ए पोजीशन ओपन टू ओल्ड और कंडीशन टू फेयर इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे जो लेक्सिकल ऑर्डर है वही है ये जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जो लिबर्टी है वो प्रोवाइड की जाएगी, फिर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, और फिर उसके बाद जो डिफरेंस प्रिंसिपल है जो मस्ट बेनिफिट लीस्ट एडवांटेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था ए और बी का कि ए अमीर है, बी आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल झेल रहा है, ठीक है, तो ए से थोड़ा सा जो पैसा लेके बी को दे दिया जाता है ताकि क्या है कि उसकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ चल सके। डिफरेंस प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है बार बार, डिफरेंस प्रिंसिपल वही है कि सोसाइटी में जो लीस्ट जो एडवांटेज जो मेंबर हो सोसाइटी का, उस पर भी आपका काम किया जाएगा, उसको भी जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली दिस प्रिंसिपल इज पार्ट ऑफ रोल सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ठीक है, जो दो प्रिंसिपल देते हैं अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब हम आगे करेंगे। पब्लिक रीजन में भी वही है कि आपका जो सिटीजन है बेस्ड ऑन शेयर्ड रीजन वैल्यूज रेदर देन आपका कि वैल्यूज पे सारा सिस्टम बेस्ड है। ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस, आपको मैंने पहले बताया था कि ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस का मतलब यही है कि सोसाइटी में यदि हमें स्टेबिलिटी लेके आनी है तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी के जो कॉन्सेंसस हैं वो ओवरलैप करें। ओवरलैप का मतलब यही है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो एग्री कर जाएं ताकि वो कानून बन सके और सोसाइटी में आपकी जो उठापटक जो चल रही है उसको स्टेबल कराया जा सके, ठीक है। अब हम देखते हैं उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस। काफ़ी चीज़ें मैंने जो पॉइंट है वो क्लियर कर दें, थ्योरी ऑफ जस्टिस में काफ़ी कुछ बचा नहीं है, जिसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस में क्या बताते हैं कि जस्टिस सोसाइटी में प्रोवाइड करना है। और सोसाइटी में कौन सी सोसाइटी में, यूएस की सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो पहले, तो बाद में अपने जो वर्क है वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे वो देखते हैं कि जो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन को लेके जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बाकी काफ़ी उठापटक चल रही है, तो सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी को जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे जस्टिस कैसे लाना पड़ेगा, एक प्रोसीजरल जस्टिस लेके आना पड़ेगा, एक प्रोसीजर के थ्रू लेके आना पड़ेगा। तो प्रोसीजर कैसे आएगा, वो आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमें जाने के लिए वो जो थ्योरी है उसको स्टार्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ओरिजिनल पोजीशन में। और ओरिजिनल पोजीशन में क्या अप्लाई करना पड़ेगा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। और व्हील ऑफ इग्नोरेंस हम जब हम अप्लाई करेंगे लोगों पे ताकि लोगों से अनबायस्ड कानून निकलवा सकें सोसाइटी के लिए जो क्या है बेनिफिशियल है। मैंने आपको पहले बताया था कि यदि टैक्स लॉज आपसे बनवाए जाए सोसाइटी के लिए और आपको ये नहीं पता कि आप क्या हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। जब आप ओरिजिनल पोजीशन से बाहर निकल, जब कानून सब बन जाएंगे, आपने बना दिया कि सोसाइटी के लिए सब बेस्ट है, अनबायस्ड कानून हो गया, जब आप ओरिजिनल पोजीशन से बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं रोल्स, तो ठीक है, तो वो बताते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन से जब आप बाहर निकल के आएंगे तब आपको पता लगेगा कि आप गरीब थे या अमीर थे, ठीक है। तब आप बायस्ड मतलब कानून बना सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे वेल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन में यदि अप्लाई कर देते हैं तो आप क्या है, अनबायस्ड आप कानून बनाएंगे सोसाइटी के लिए, जो फ्यूचर में भी सोसाइटी के लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो अभी हमने देखा, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है जिसमें वो क्या करते हैं, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने की बात करते हैं, जिसमें लिबर्टीज बेसिकली सभी को लिबर्टी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें दिस प्रिंसिपल गारंटीज फंडामेंटल फ्रीडम सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, कॉन्साइंस। तो इन सब चीज़ों के लिए यही प्राइमरी गुड्स हैं जो कि लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है, ताकि लाइफ में वो अपना एम अचीव कर पाएं। सेकंड प्रिंसिपल के दो पार्ट है, जिसमें पहले वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, फिर वो डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फेयर, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, कि सभी को सोसाइटी में ओपन टू ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस देयर सोशल बैकग्राउंड, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी या उनका कुछ भी सोशल बैकग्राउंड रहा हो, ठीक है। डिफरेंस प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि सोशियो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज हैं आर परमिसेबल, सोसाइटी में क्या है ये एक्सेप्टेबल है, ओनली इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी। कि ये जो इनइक्वालिटी कब एक्सेप्टेबल है, जब जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए किसको, जो सोसाइटी में लीस्ट एडवांटेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो कि मैंने आपको ए और बी का एग्जांपल देके समझाया था, ठीक है। इसी में बात करते हैं जस्टिस एज फेयरनेस के बारे में, जो कि एम्फेसाइज करता है क्या, जस्टिस डिजाइन टू एंश्योर द फेयर ट्रीटमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स,
क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो सोसाइटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, जो लोगों को प्राइमरी गुड्स के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली, कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड आपसे रोल्स में क्वेश्चन बनता है कि स्टेटमेंट में ऐसा बोला जाए कि रोल्स बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की या रीडिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपकी। वो प्राइमरी गुड्स की ही डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, प्रायोरिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसमें रोल्स आर्ग्यू करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। बेसिकली इसमें लेक्सिकल ऑर्डर ही आता है, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, जिसमें इक्वल बेसिस लिबर्टीज की बात करता है कि उसको क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी किसके ऊपर, आपका सेकंड प्रिंसिपल पे। क्यों? क्योंकि आपका जो लेक्सिकल ऑर्डर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इट मींस दैट बेसिक लिबर्टीज कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांटेज। ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन पहले आपको बेसिक लिबर्टीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, फिर दूसरे पॉइंट पे आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तीसरे पॉइंट पे आपको जो डिफरेंसेस हैं, जिसमें आपकी सोशो इकोनॉमिक जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है उनको एक्सेप्ट किया जाता है, जो लीस्ट एडवांटेज जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम में जिसमें वो बात करते हैं आपका कि इन्वॉल्व जस्टिंग आवर मोरल इंट्यूशन प्रिंसिपल्स टू अचीव आपका बिटवीन आवर बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, कि वो एक सामंजस्य बैठाने की बात करते हैं अपने बिलीफ्स, जो लोगों के बिलीफ हैं, और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के बीच में, और वो इंश्योर करते हैं प्रिंसिपल्स आर हार्मनी आवर कंसिडर्ड जजमेंट्स। ठीक है, तो इसमें उसके बारे में बात करते हैं। अब उनका क्या आ जाता है, क्रिटिसिज्म आ जाता है इन सब चीजों को लेके। रॉबर्ट नोजिक की बात करते हैं, तो रॉबर्ट नोजिक स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये नियो लिबरल है, इसी से आप समझ जाओगे, क्योंकि आगे जब हम लिबरलिज्म स्टार्ट करेंगे तब आपको जो लिबरलिज्म की जो स्टेजेस हैं, जिसमें पहले क्लासिकल आपका लिबरलिज्म आता है, फिर मॉडर्न लिबरलिज्म आता है, नेक्स्ट जो थर्ड आता है नियो लिबरलिज्म निकल के आता है, तो उसमें जो नियो लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं आपके रॉबर्ट नोजिक। तो एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझा दूंगा कि जो इनकी जो एंटाइटलमेंट थ्योरी है, जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं किसको, जो रोल्स की जो थ्योरी है जस्टिस है, उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। काफ़ी बारी एग्जाम में भी पूछा गया है आपका कि एंटाइटलमेंट जो थ्योरी है वो किसकी है, वो नोजिक की है, या फिर ऐसे भी पूछा गया है कि रोल्स को क्रिटिसाइज करते टाइम रॉबर्ट नोजिक आपकी कौन सी क्या थ्योरी देते हैं, तो वो आपकी एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, खैर, तो एक एग्जाम्पल से समझने की बात करते हैं, ये है नियो लिबरल। ठीक है, अब नियो लिबरल इतना तो आपको बस अभी के लिए इतना ध्यान रखना है, जब थ्योरीज करेंगे उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा नियो लिबरल क्या होता है। नियो लिबरल का मतलब यही है कि जो क्या है कि जो स्टेट का जो रोल है ना, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट मिनिमाइज कर दे। ठीक है, वहां पे क्या है कि आपका फिर से क्या है कि जो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, ग्लोबलाइजेशन है, तो ये सब चीजें दोबारा तूल पकड़ने लगती हैं। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्टेट का वर्क है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न लिबरल में जब हम बात करेंगे तो उसमें वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आता है। स्टेट क्या है कि अपना रोल सोसाइटी में काफी अदा करता है, लेकिन नियो लिबरल क्या करते हैं कि वो इंडिविजुअल को राइट्स प्रोवाइड करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं, आपके मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो रॉबर्ट नोजिक उसी आइडियोलॉजी से निकल के आते हैं। और ये क्रिटिसाइज कैसे करते हैं, जैसे मान के चलो कि अब क्या है कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ए और बी का, जिसमें क्या करते हैं, रोल्स क्या करते हैं कि ए क्या है, एक अमीर है, ठीक है, बी क्या है, थोड़ा सा क्या है, फाइनेंशियली आपका स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या रोल्स क्या कहता है कि अब लीस्ट एडवांटेज को क्या करना है, आपको बेसिकली थोड़ा बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करना है ताकि उसकी लाइफ स्मूथ चल पाए। तो वो ए से क्या करता है, ए से थोड़ा बहुत पैसा लेके बी को दे देता है ताकि उसकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ चल पाए। अब यहाँ पे नोजिक कहता है भाई सुन, ये चीज है तेरी गलत बिल्कुल। ए ने क्या है कि अपनी मेहनत से वो पैसा कमाया है, ठीक है, अब जो उसके जो प्रॉपर्टी राइट्स है ना, जो उसका पैसा है, वो तुम रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते किसी में। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको झलक मिल रही होगी, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात की जा रही है कि प्रॉपर्टी जिसकी है, जिसने कमाया है, जिसने मेहनत लगाई है, वो उसी की है, आप उससे ले नहीं सकते, आप उससे लेकर रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जो लीस्ट एडवांटेज है, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल है, फाइनेंशियली आपका स्ट्रगल झेल रहा है, बी उसको नहीं दे सकते। ए से ही पूछना पड़ेगा कि वो देगा या नहीं देगा, क्यों, क्योंकि उसने ही मेहनत की है और वो कितना ही पैसा आपका क्या अपने पास रख सकता है। तो इससे आपको थोड़ी सी रॉबर्ट नोजिक और आइडियाज, इसमें एरिस्टोटल की जो झलक आपको मिल रही होगी। जब मैंने आपको एरिस्टोटल करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था आपका कि वो जो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर्टी ही क्या है कि जो आदमी जिस लैंड पे अपनी क्या करेगा, अपनी लेबर लगाएगा, अपनी मेहनत लगाएगा, तो वो जो जमीन है उसमें जो प्रोडक्शन होगा, उसमें जो पैसा बनेगा, वो सिर्फ उसी आदमी का है। प्रॉपर्टी क्या है, इंस्पायर करती है आपको नेक्स्ट डे वर्क करने के लिए। ठीक है, महीने में आपको सैलरी मिल जाए तो नेक्स्ट मंथ के लिए आप इंस्पायर होते हैं, इंक्रीमेंट के लिए इंस्पायर होते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए नोजिक आपका कहता है कि ये जो रोज जो कर रहा है ना कि ए से पैसे लिए और बी को बांट दिए कि वो फाइनेंशियल स्ट्रगल है, लीस्ट एडवांटेज है इस नाम पे, तो ये बकवास कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए वो कहते हैं एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस में कि इंडिविजुअल जो ए है ना, वो कितनी ही प्रॉपर्टी आपकी क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत लगा के। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, रोल्स को क्रिटिसाइज करते हैं।
और वो एम्फेसाइज करते हैं किसको, रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स टू होल्डिंग एंड द प्रोसेस। बेसिकली वैसे ही बताया मैंने आपको कि इंडिविजुअल को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करते हैं, नियो लिबरल है, ठीक है, वेलफेयर कॉन्सेप्ट है नहीं। अब यहाँ पे हम नोजिक की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा इक्वालिटी पे फोकस करते हैं। वहाँ पे हल्की सी हमें झलक क्या मिलती है, वेलफेयर की झलक मिलती है, वेलफेयर सोसाइटी की बात थोड़ी सी निकल के आती है कि भाई ए से थोड़ा सा पैसा लिया, बी को दे दिया ताकि उसकी भी लाइफ स्मूथ चल पाए। लेकिन यहाँ पे नोजिक बिल्कुल ही कट थ्रोट की बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल है ना, उसने जितनी मेहनत करनी है उतनी करेगा, जितना पैसा है उतना वो कमाएगा। इसलिए इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करते हैं और ए से कोई भी पैसा नहीं ले सकता कि उसकी पैसे लिया रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी सी डी में। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली आपका क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल झेल रहे हैं। तो इसलिए वो आपका क्या करते हैं, आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज टू अचीव इक्वालिटी, इसको आपका क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि ये बकवास है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्रिटिसाइज करते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल का। बेसिकली वही है जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें डिफरेंस प्रिंसिपल में क्या है कि नोजिक चैलेंज करते हैं रोल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल विच परमिट द इनइक्वालिटी ओनली इफ बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज। क्योंकि रोल्स तो यही कहता है कि वो एक्सेप्टेबल तभी है जब आप बेनिफिट प्रोवाइड करो लीस्ट एडवांटेज को सोसाइटी में। लेकिन आपका नोजिक क्या कहता है कि सच प्रिंसिपल जस्टिफाइज ऑन गोइंग इंटरफेरेंस ऑफ इंडिविजुअल लाइफ्स, कि इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो कि जो इंडिविजुअल की जो लाइफ है ना उसमें क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। कैसे कि ए पैसा कमा रहा है, ए की लाइफ से कुछ तुम पैसा ले रहे हो, बी सी डी में बांट रहे हो, तो ए की लाइफ में तो आप इंटरफेयर कर रहे हो ना, वो तो अपनी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, आप उसी से लेकर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये डिफरेंस प्रिंसिपल के नाम पे, ठीक है। तो नोजिक इसलिए उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अमर्त्य सेन जी। काफी बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि अमर्त्य सेन जी ने कौन सी अप्रोच दी है, जो कि कैपेबिलिटी अप्रोच आपकी निकल के आती है, वो यहाँ पे वो देते हैं अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब क्या है, कि रोल्स क्या कहता है, रोल्स कहता है कि प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए, फिर सब लोग, क्योंकि प्राइमरी गुड्स का इक्वली क्या है, रोल्स कहता है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं ना, सभी को इक्वली आपको जो प्राइमरी गुड्स हैं, जो राइट्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली कर देना है। फिर वो अपनी लाइफ में क्या है कि एम, जो उनका एम होगा वो अपना अचीव कर लेंगे। लेकिन अमर्त्य सेन जी यहाँ पे क्या है, आपके सोशल लिबरल है, ठीक है। तो सोशल लिबरल है तो सोसाइटी के जो ग्रास रूट की बात करते हैं, तो इसलिए वो कैपेबिलिटी अप्रोच देते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब क्या है कि रोल्स भाई चलो मान लिया कि जो प्राइमरी गुड्स हैं वो तो आपने इक्वली सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या उसमें उतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस गुड्स को, उन राइट्स को क्या करे, एब्जॉर्ब कर पाए, उनका यूज कर पाए और अपना जो फ्यूचर जो एम है वो अचीव कर पाए? क्या ऐसा है सभी के साथ? किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, आपने राइट्स तो प्रोवाइड कर दिए, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, किसी के जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है, किसी के पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, ठीक है। तो किसी के साथ ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में हर आदमी ही इक्वल है। आपने राइट्स प्रोवाइड कर दिए, जरूरी नहीं उन राइट्स का वो इंजॉय भी कर रहे हो। काफी बार आपने अभी यहीं पे आप बात करते हैं, इसीलिए फेमिनिज्म भी, जो फेमिनिस्ट हैं वो भी आपके रोल्स को क्रिटिसाइज करती हैं कि आपने बोल तो दिया ये चीज, लेकिन क्या वो चीज अप्लाई हुई है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जरा महिलाओं की हालत तो देखो कहां से प्रोवाइड की गई है, उनकी ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो यूज कर पाए, ठीक है। कोई अनहेल्दी है, उसको आप इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कैपेबल ही नहीं है उन राइट्स और उस गुड्स को यूज करने के लिए, अपने फ्यूचर एम अचीव करने के लिए। तो इसलिए आपके अमर्त्य सेन रोल्स को क्रिटिसाइज करते टाइम अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच देते हैं कि वहां क्या है कि रोल्स क्या है कि जो राइट्स है वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है इंडिविजुअल को, लेकिन इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटी है ना उसके बारे में रोल्स बात नहीं करता। तो कैपेबिलिटी भी तो देखनी चाहिए कि आप क्या है, सभी गधे घोड़ों को, आप ये एक बात मान लो कि गधे को भी वही राइट्स दे दिए और घोड़े को भी वही राइट्स दे दिए, क्या दोनों इक्वली काम कर पाएंगे? उस राइट्स का वो इक्वली एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उसका इक्वली यूज कर पाएंगे? गधा गधे के हिसाब से यूज करेगा, घोड़ा घोड़े के हिसाब से यूज करेगा, लेकिन आपने राइट्स तो इक्वली प्रोवाइड कर दिए। जो कैपेबिलिटी है वो दोनों की अलग अलग है। तो अमर्त्य सेन इसलिए जो कैपेबिलिटी अप्रोच देते हैं और वो बताते हैं कि रोल्स की जो इंटेंशन है ना, जो कैपेबिलिटी की तरफ, वो कम है, वो बस डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। दूसरा वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियलिज्म की बात करते हैं कि रोल्स की जो अप्रोच है ना वो क्या है, आइडियलिस्ट है, थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं है, हाइपोथेटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं वो, क्योंकि जो ओरिजिनल आपकी जो सिचुएशन में ले जाते हैं, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, इसलिए वो क्या है, आइडियलिस्ट है, ठीक है। आइडियलिस्ट में जैसे हमने प्लेटो को देखा था, जैसे प्लेटो कहता है रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, वो भी अपना एक कॉन्सेप्ट देते हैं, एल्गोरी के वो कॉन्सेप्ट देते हैं। तो बेसिकली उसी वजह से आपका अमर्त्य सेन जी उनको क्रिटिसाइज करती हैं कि ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल जो कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम दे रहे हैं, ये बड़ा ही आइडियलिस्ट है, ये फोकस्ड नहीं है सोसाइटी में। सोसाइटी पे फोकस करना है तो इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी हमें पहचाननी पड़ेगी, गधे घोड़े में फर्क करना पड़ेगा, ठीक है। फोकस करते हैं जो आपके
जो रोल्स हैं, अमर्त्य सेन जी कहते हैं कि जो आपके रोल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करते। डेवलपमेंट कब होगी? इंडिविजुअल की सोसाइटी में डेवलपमेंट तब होगी जब हम इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी को समझेंगे। इसलिए आपके अमर्त्य सेन जी कैपेबिलिटी अप्रोच देते हैं अपनी, कि कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब यही है कि इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी हम समझे कि गधे की क्या कैपेबिलिटी है और घोड़ी की क्या कैपेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि सभी को इक्वली क्या कर दिया जाए कि जो इंसान है जिसके 4 टांग है, 4 टांग गधे के भी है, 4 टांग घोड़े के भी है, उन सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए प्राइमरी गुड्स का। अब वो अचीव कर लेंगे अपने गोल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी, और कैपेबिलिटी आप समझोगे तभी आपका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ये आपके अमर्त्य सेन जी ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं रोल्स को और अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच उनके सामने रखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रोल्स के कुछ फेमस स्टेटमेंट, जिसमें जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी झलक मिल रही होगी प्लेटो की भी। प्लेटो भी कहता है कि जो आपका जो सिटी स्टेट है वो जस्टिस पे ही क्या है? बेस्ड है, इसलिए वो अपना जस्टिस सिस्टम भी देते हैं। ठीक है, जिसमें थेरस मार्कस वगैरह हमने ये सब देखा था, वो आप जाके देख सकते हैं। अब जिसमें नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, जिसमें ईच पर्सन हैव इज इक्वल राइट टू मेंटेन एग्जिस्टेंट बेसिक लिबर्टीज। बेसिकली वो सबसे पहले लिबरल राइट्स के लेक्सिकल ऑर्डर यदि आपसे पूछा जाए तो जो आपका रोल्स है वो सबसे पहले लिबर्टी के बारे में बात करेगा, फिर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, और इन द एंड डिफरेंस प्रिंसिपल, जो लीस्ट एडवांटेज जो लोग हैं सोसाइटी में, उसके बारे में बात करेगा। थर्ड जो स्टेटमेंट उनकी फेमस स्टेटमेंट है, थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस इन फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो करंट टाइम में आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को कौन रिवाइव करता है, तो वो आपके जॉन रोल्स आएंगे। पहले हमने होब्स बताया, मैंने आपको लॉक बताया, रूसो बताया, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, और बेंथम उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। बाद में रोल्स उनको रिवाइव करते हैं, इसलिए काफी बार आपसे क्वेश्चन भी ये बनता है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आपका रोल्स के रिगार्डिंग था। आशा करता हूं रोल्स का जो बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट है, अभी रोल्स कंप्लीट नहीं हुआ है। जब मैं आपको आगे चल के जो जस्टिस है, जो राइट्स है, जो इक्वालिटी है, ये कॉन्सेप्ट हम करेंगे, तब फिर से हम रोल्स के लॉजिक के उसमें ऐड करेंगे, हम डिवार्किन के वर्क को उसमें ऐड करेंगे, अमर्त्य सेन जी के और भी कॉन्सेप्ट, तब आपको और अच्छे से ही आपका क्या होगा? कवर होगा। लेकिन यूनिट के हिसाब से, एक थिंकर के पर्सपेक्टिव से हिसाब से आपको समझना है, तो इतना मेरे हिसाब से इनफ होगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो यस आप कमेंट जरूर में जो कमेंट है वो पक्का करें। लेकिन इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कंटेंट को और भी एनहांस किया जा सकता है, तो फीडबैक भी, कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, फीडबैक भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और यदि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आपके जो साथी हैं उनके साथ ये जो सब चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन जिस दिन आपका जीआरएफ या पीजीटी हो जाता है, इसके बेस पे आपको लगता है, तो आपको जो फीस मैंने मेंशन की थी, जो वीडियो बनाई थी, उतनी पे करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आप इंजॉय करो वीडियोज़ को। यदि उसके बाद भी कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं हम इतने कैपेबल नहीं है कितनी फीस दे पाए, लेकिन आपको यदि कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो आप पे करें, वरना कोई जरूरत नहीं है। आपको चैनल भी सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रोल्स का जो कॉन्टेक्स्ट जो हमें समझना था एज ए थिंकर, वो हमने समझ लिया है। नेक्स्ट जो वीडियोस अपनी स्टार्ट होंगी वो यूनिट 1 पे होगी। पहला ही टॉपिक आपका बहुत ही बढ़िया लिबरलिज्म पे आने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहें पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। जो आपका टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, और एग्जाम को, जो आपका ये एग्जाम तो हो ही गया था, आशा करता हूँ इसी में आपका जीआरएफ निकल जाए, आपकी छुट्टी हो, फिर आप पीएचडी में एडमिशन लें, जीआरएफ का मजा करें। ठीक है, लेकिन जो बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं, वो जो बच्चे आपके साथी हैं उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। और जो बच्चे हो सकता है किसी का नेट हो, वो तैयारी कर रहे हैं, वो जुड़े रहें। ठीक है, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऐसा ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।